हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष या सैनिक विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे हर एग्जाम के लिए आता है। लगभग सारे एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1857 के विद्रोह के तमाम कारण थे उस समय के, जिसके तहत अब हम चर्चा करेंगे उसके राजनीतिक कारण पे। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत जो प्रमुखता से लिया गया है। वेलेजली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राज्यों को कंपनी की सेना अपने राज्यों में रखनी पड़ती थी, जिससे भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और कंपनी का हस्तक्षेप भारतीय राज्यों में बढ़ने लगा। और डलहौजी का जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, इसको हम राज्य हड़प सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इस सिद्धांत के तहत भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं था और वैध उत्तराधिकारी के अभाव में उस राज्य को कंपनी द्वारा हड़प लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत विलय किए गए राज्यों का क्रम निम्न प्रकार से है। सतारा को 1848 में, जयपुर संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में, अवध को 1856 में। हालांकि करौली का जब डलहौजी ने 1855 में विलय किया था, जिस अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार यानी कि राज्य हड़प नीति के अनुसार, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी थी, मजबूरन डलहौजी को करौली को वापस करना पड़ा। 1856 में अवध का विलय भी कुप्रशासन के आधार पर किया गया था, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ पर लागू नहीं होती थी। किंतु इसके लिए अवध के रेजिमेंट जो था स्लीवेन से रिपोर्ट मांगी गई थी, उसने रिपोर्ट देने से मना कर दिया था। उसके बाद उसके जगह पे आउटरम को रेजिडेंट बनाकर भेजा गया और आउटरम के रिपोर्ट पे ही 1856 में अवध का विलय किया गया। अवध के विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। ये हमारे राजनीतिक कारण थे। अब हम आर्थिक कारण पे भी चर्चा कर ले रहे हैं। 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण में सबसे प्रमुख था भू राजस्व नीतियां जो थी उनकी, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, महारवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का अधिकार का जमकर शोषण किया गया था। व्यापारिक कंपनी ने अपने समस्त नीतियों के मूल में अपने आर्थिक लाभ को रखा था, क्योंकि कंपनी को तो यहाँ पे व्यापार करना था, तो उसको देखना था कि वह ऐसा नीति तैयार करे जिससे उसे हमेशा आर्थिक इकोनॉमिकल प्रॉफिट होता रहे। और कंपनी के नीतियों में पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया गया था। इस दस्तकारी और हथकरघा उद्योग में शामिल वर्ग और किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी तथा कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। अब हम चर्चा करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण पे 1857 के विद्रोह का। तो सामाजिक कारण में 1850 में आए धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इससे हिंदू समाज में असंतोष फैल गई थी। फिर 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के लिए कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया था भारत में। कालांतर में बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों और अनाथों का धर्मांतरण कराया गया। साथ ही अंग्रेजों की नस्लीय भेदभाव की नीति ने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की थी। 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ था। इसके पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा, नरबली प्रथा पर लगाई गई रोक के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त था भारत में और पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया था। परिणामतः परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय विद्रोहियों का साथ दिया था। अब हम देखते हैं सैन्य कारण पर चर्चा करेंगे। सैन्य कारण क्या थे? अब हम चर्चा करेंगे 1857 के सैन्य कारण के बारे में। 1857 के विद्रोह के सैन्य कारण के बारे में। सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों के अनुपात में बहुत भारी अंतर था। उनका अनुपात 5:1 में था। सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान थे। किसी भी भारतीय सैनिक को अधिकतम सूबेदार के पद तक ही हो जा सकता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी
सैनिकों को जाना पड़ सकता था अंग्रेजी आदेश पर। यह भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा अब सैनिकों को भी पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य कर दिया गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकार के हनन जैसा था। अब हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक कारण के बारे में। 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक कारण में प्रमुख था, अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु अयोग्य मानते थे। किसी भी भारतीय को उच्च पद पर नहीं रखा जाता था। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज जो थे वो न्याय के क्षेत्र में भी अपने को भारतीयों से उच्च मानते थे। किसी भी भारतीय जज को यह अधिकार नहीं था कि वह किसी भी अंग्रेज के खिलाफ सुनवाई करे, जो कि अंग्रेजों की पूर्णतः पक्षपातपूर्ण नीति थी। भारतीय प्रशासनिक कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया था और तंजौर और कर्नाटक के नवाब की उपाधि को वापस ले लिया गया था और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपमानित करके दिल्ली के लाल किला को खाली करने के लिए कहा गया था। ये सब प्रशासनिक कारण थे उस समय के, जो कि विद्रोह के समय मुगल शासक भी विद्रोहियों के साथ थे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। अब हम चर्चा करेंगे 1858 के विद्रोह के तत्कालिक कारण के बारे में। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ। इसमें उपयोग होने वाले कारतूसों के आगे के भाग को दांतों से खींचकर खोलना होता था, जो कि उस समय बंगाल सेना में यह बात फैल गई थी कि कारतूस में गाय के और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि हिंदू और मुसलमान के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ईसाइयों द्वारा यह किया जा रहा है। इसी के तहत यह विद्रोह पनपा। 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सर्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद फांसी की सजा दे दी गई, जो कि 1857 के क्रांति के पहला शहीद माने जाते हैं। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग अफसर हैरसे था। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा चर्बी कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया गया एवं अपने उच्च अधिकारियों पर गोली चलाई गई। उसके बाद विद्रोह की शुरुआत कर दी गई। मेरठ में सैन्य छावनी में जो उस समय अधिकारी था उसका नाम जनरल हेविट था। अब हम इस विद्रोह के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। इस विद्रोह का विस्तार जो था वो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, झांसी, बिहार, उड़ीसा तमाम प्रांतों में फैला था। फैजाबाद। इस विद्रोह का विस्तार के जो प्रमुख केंद्र थे, सबसे पहले दिल्ली था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी में सिपाहियों के विद्रोह के बाद वहां से सिपाहियों ने अपने साथियों को छुड़ाकर 11 मई को दिल्ली कूच किया और दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया। वहां पे उन्होंने अपने विद्रोह के नेता के रूप में बहादुर शाह जफर को चुना। हालांकि बहादुर शाह जफर प्रतीकात्मक रूप से उनके नेता थे, मेन नेतृत्वकर्ता बख्त खां था। यहाँ पे विद्रोह 11 मई 1857 को शुरू हुआ और 20 सितंबर 1857 को इसका दमन कर दिया गया था जॉन निकोलसन और हडसन के द्वारा। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई थी और मार्च 1858 को समाप्त हो गया था। इस विद्रोह का जो दमन किया था उनका नाम था कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। कानपुर में विद्रोह की नेतृत्वकर्ता तत्या टोपे थे और नाना साहेब। तत्या टोपे को हम रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं और नाना साहेब को धोलू पंत के नाम से। यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 को हुई थी और 16 दिसंबर 1857 को विद्रोह का दमन कर दिया गया था कैंपबेल के द्वारा। झांसी और ग्वालियर में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, उनकी मृत्यु ग्वालियर में हो गई थी। यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 को हुई थी और मई 1858 तक यहाँ पे विद्रोह चला था। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। तात्या टोपे नेपाल चले गए थे। इस विद्रोह का दमन जनरल हीरोज ने किया था झांसी और ग्वालियर में।
उसके बाद जगदीशपुर बिहार में विद्रोह हुआ, वहां पे कुंवर सिंह मुख्य नेतृत्वकर्ता थे विद्रोह के। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने विद्रोह का कमान संभाला। यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई थी, जो दिसंबर 1858 तक चली थी। यहाँ पे विद्रोह के दमनकर्ता जो थे वो मेजर विलियम टेलर थे और वेंसेट आयर थे। फैजाबाद में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत 18 जून 1857 को हुई थी, जो 1858 तक चली थी। यहाँ पे विद्रोह के दमनकर्ता कैंपबेल थे। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ एक फतवा जारी किया था और जिहाद का नारा दिया था। इन पे अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत जून 1857 को हुई थी, जो 1858 तक चली थी। इस विद्रोह को दमन किया था कर्नल नील ने। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में हुई थी, जो 1858 तक चली थी। यहाँ पे विद्रोह के दमनकर्ता कैंपबेल और आयर थे। असम में मनीराम दत्त, राजस्थान के कोटा में जयदयाल और हरदयाल, और उड़ीसा के संबलपुर में सुरेंद्र साय ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। इस क्रांति की विफलता के मुख्य कारण जो थे उनमें सबसे प्रमुख था आपसी एकता का नहीं होना, संगठन का सुदृढ़ नहीं होना और साधनों की कमी, जिसके चलते इस विद्रोह को एक संपूर्ण भारत में पहचान नहीं मिल पाई थी। कुछ सीमित क्षेत्र में ही इस विद्रोह का प्रसार हुआ था, जिसके चलते यह विद्रोह विफल हुआ था। अब हम इस विद्रोह के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और इसके परिणाम को देखेंगे। 1857 के विद्रोह ने भारतीयों को आभास कराया कि विद्रोह में केवल सैन्य बल की सफलता से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि विद्रोह के लिए सभी वर्गों का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए और राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक है। इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता व राष्ट्रीय भक्ति की बीज पैदा हुई थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन व्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। इस विद्रोह से स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा हो, परंतु इसके दूरगामी परिणाम बहुत अधिक रहे थे। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उस घोषणा को पढ़ा। इससे कंपनी का शासन जो था उसको समाप्त करके भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में कर दिया गया, जिसको हमने भारत शासन अधिनियम 1858 में पढ़ा है। अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो सके, इससे बचा जा सके। और जो अंग्रेजों के तोपखाना थे वह पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में सौंप दिया गया। इस समय इस विद्रोह के बाद एक नए पद का सृजन किया गया, जिसे हम भारत के राज्य सचिव के नाम से जानते हैं, जो सीधे इंग्लैंड का मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। इस विद्रोह के द्वारा भारत के जनरल गवर्नर का पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था। इसके संबंध में मैंने आपको पहले ही बताया है भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। इस क्रांति के बारे में उस समय के तमाम इतिहासकारों ने अपने मत दिए थे। हालांकि उस समय के जितने भी इतिहासकार थे उसमें से अधिकांशतः अंग्रेज ही थे और अधिकांशतः के विचार जो थे वो नकारात्मक ही थे। जैसे इसके स्वरूप के बारे में रीज ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। फिर सीले ने इसके बारे में कहा था कि यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। जॉन लॉरेंस ने कहा था यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। 1857 के क्रांति को सारे इतिहासकारों ने इसको छोटा करने की कोशिश किया था, जितने भी अंग्रेज इतिहासकार उस समय के थे। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था न ही राष्ट्रीय था और यह न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार ने कहा है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था उस समय। हालांकि कुछ लोगों ने इस पे अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी थी। जैसे डिजरैली ने कहा था, बेंजामिन डिजरैली ने,
यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न किसी बाह्य विद्रोह। इन्होंने माना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। बीडी सावरकर ने कहा था यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, सावरकर ने कहा था। और टी.आर. होम्स ने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। तो हमने परिणाम देख लिए, स्वरूप देख लिए, इनके कारण पे चर्चा कर लिया है।